शुरू करें आईएएस का सफर एपेक्स आईएएस के साथ। हिंदी लिटरेचर की सीरीज़ के अंदर जो रिवीजन सीरीज है उसमें आज पेपर सेकंड का क भाग का असाध्य वीणा और अज्ञे है। तो पहले अज्ञे के बारे में भी थोड़ा अच्छा खासा जानेंगे ताकि वो आपको फर्स्ट पेपर में भी काम आए, और फिर असाध्य वीणा के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। और तो देखो, सपोर्ट करा करो। अभी भी ऐसा है कि आप सपोर्ट करोगे तो और अच्छा लगेगा। जितना सपोर्ट करोगे तो आपको भी लगना चाहिए कि भाई कोई बंदा मेहनत कर रहा है। जो बाकी मैं तो इसमें नहीं पढ़ रहा था, बाकी सोचा कि इस बार करवा लेता हूँ। बाकी ऑफलाइन ही करवाता हूँ। बच्चे जो है मेरे से ऑफलाइन जुड़े होते हैं उनको मैं डायरेक्ट ही करता हूँ। ठीक है। तो फिर मैं नोट्स दे रहा हूँ, तो साथ साथ जो नोट्स है उनको आप लिख लीजिए, क्योंकि फिर अगली क्लास अपलोड जब भी होगी तो वो डिलीट कर देंगे यूँ। हालांकि मैंने बोला है कि होल्ड रखो, मैं ऐसे वापस बोल दूंगा, लेकिन वो क्या होगा कि आपकी डेडिकेशन को चेक करने के लिए कि आपने लिखा नहीं लिखा, आप कितने एक्टिव हो, इसलिए वो कर देते हैं कि भाई आपने वो जब भी अगली क्लास ये जैसे ये क्लास अपलोड होगी तो उससे पहले वाला जो भी नोट्स थे वो डिलीट हो जाएंगे। यूँ मतलब शॉर्ट नोट डिलीट होंगे। ये वाला जो क्लास नोट्स है ना, ये डिलीट नहीं होंगे। यूँ तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज अज्ञे है, तो अज्ञे के बारे में पहले तो उनका नाम पता होना चाहिए। काफ़ी बच्चों को तो नाम ही नहीं पता होता है। इनका नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। क्या नाम था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे इनका नाम था। 1911 में जो है कि उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। कैसे, इतना आपको थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए। ये हिंदी साहित्य के मेन प्रवर्तक है। प्रयोगवाद नई कविता के प्रवर्तक में माने जाते हैं। और ये तार सप्तक करके, मैंने इसमें तो अलग ही लिखा नहीं है, लिखा है ना तार सप्तक जो है, तार सप्तक जो इन्हीं का यही प्रवर्तक थे तार सप्तक के। जो तार सप्तक में मतलब 7 यानी 7 कवि और थे, एक 7 कवियों का ग्रुप था। जैसे सायावाद में 4 स्तंभ माने जाते हैं। कौन कौन से? जयशंकर होंगे, ठीक है, सुभद्रानंदन पंत हो गए, निराला जी हो गए और महादेवी वर्मा हो गई। ऐसे कैसे तार सप्तक में 7 जैसे 7 कवि थे। जैसे आप जैसे अष्ट साप पढ़ते हो तो अष्ट साप में 8 कवि थे, जैसे सूरदास वगैरह। तो इसी तरह तार सप्तक, ये जो कवि थे ये प्रयोगवादी कवि और नए कविता की यानी नए दौर के कवि थे। इन्होंने जो रचनाएं की वो यथार्थ और आधुनिकता को देखते हुए समाज में व्यक्ति के ऊपर रचनाएं की है। तो ये तार सप्तक। एक पत्रिका थी, तो पत्रिका के एक वो अंक होता है ना, किसी पत्रिका आती है जैसे अपन देखते हैं संडे वगैरह, ऐसा कोई अंक आता है स्पेशल, तो इस टाइप का एक अंक था तार सप्तक। ठीक है। उनके पुरस्कार भी इनको, ये कितनी नावों में कितनी बार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है इनको। बहुत सारे पुरस्कार वैसे मिले हुए हैं, कितनी नावों में कितनी बार। इनकी प्रमुख रचनाओं देखें तो उपन्यास में देखें तो शेखर एक जीवनी जो मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ठीक है। फिर नदी के द्वीप यानी कि हम नदी के द्वीप है, हम नदी के द्वीप है। और वो कहते हैं ना, हम बहना अच्छा नहीं बने, जब बहना अच्छा नहीं है, यानी एक समाज और व्यक्ति की बात करते हैं नदी के द्वीप में यूँ, क्योंकि बहेंगे तो फिर रहेंगे नहीं यूँ। अपने अपने अजनबी जो है अस्तित्ववादी उपन्यास है। फिर है इनकी कविता संग्रह देख रहे तो हरी घास पर क्षण भर देखे, बावरा अहोरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार हो गई, एक कल की बाजरे की। ऐसी एक छोटी छोटी कविता और है, जैसे व्यंग्यात्मक जो देखे तो वो सांप हो गए, बहुत सारी कविताएं। रोज है वो रोज हो गई, ये सारी इनकी कविता भी है, मतलब कहानियाँ हैं उनकी। शरणार्थ एक होगी, शरणार्थ कहानी संग्रह, एक विपत का, और एक पोट्री की बात। ये इनकी मुख्य मुख्य कहानी है। बहुत सारी लिखी थी इन्होंने, ऐसा नहीं कि यही लिखी थी। अब उनकी रचनाओं की जैसे मूल संवेदना क्या थी? सब व्यक्ति सत्य की खोज और महत्ता देते हैं। मतलब कि भाई ये देखो, प्रयोगवाद का दौर था, सीधी बात है। अब प्रयोगवाद का दौर है तो यानी प्रगतिवाद तक क्या हुआ था? प्रगतिवाद तक जब मार्क्सवाद का प्रभाव हुआ, पहले सायावाद चला, ठीक है, तो एक प्रकृति और उस अंदरी भावनाओं में रहे कवि, है मस्त मगन रहे, वो वाला सीन चला। फिर क्या हो गया? फिर मैं आपको स्टार्टिंग फेज में शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे रीतिकाल खत्म हुआ, रीतिकाल दरबार था। फिर भारतेंदु जी ने क्या किया, रीतिकाल को पूरा तो नहीं छोड़ पाए थे, लेकिन वो आधुनिकता में आ गए थे, नव जागरण। अब उनकी नाटक देखोगे, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी वगैरह, नील देवी, तो उनमें क्या है? यथार्थ है, समाज भारत में क्या यथार्थ है इसको दिखाना है, उनको दिखाना है यथार्थ। और अंग्रेजी राज और इनसे धीरे धीरे नव जागरण लाना है, यानी अचानक तो नहीं फोड़ सकते, धीरे प्रक्रिया शुरू हुई। फिर आता द्विवेदी युग आता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिसमें सरस्वती पत्रिका का मेन रोल है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो युग आता है ना, उसमें जैसे मैथिली शरण गुप्त हो गए वगैरह, वो क्या है? राष्ट्र कवि, यानी वो और थोड़ा मुकर करते हैं। जैसे उनके द्वापर हो गई, भारत भारती हो गई, साकेत हो गई। अब भारत भारती में वो कहते हैं कि मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो यानी ये सारांश है। वो बताते हैं कि राष्ट्र जागरण की बात करते हैं, नव जागरण, क्योंकि वो उस समय बंगाल आंदोलन वगैरह धीरे धीरे राष्ट्र चेतना जागृत हो रही थी। तो कवि इस टाइप से लिखना शुरू किया। फिर क्या आता है? फिर विश्व युद्ध का दौर आता है, फर्स्ट विश्व युद्ध का। तो फिर थोड़ा पलायनवादी दृष्टि, मतलब लोगों से थोड़ा मोह भंग होता है और प्रकृति की तरफ मोह जाता है, तो आता है स्वच्छंदतावादी दौर। ठीक है। श्रीधर पाठक जिसके मुख्य स्रोतक है, स्वच्छंदतावादी जो आता है, जिसमें वो क्या प्रकृति को और ज़्यादा गहराई से लिखते हैं, प्रकृति के भाव में। उसी स्वच्छंदतावादी का जो एक परीक्षित रूप है, मतलब एक कहते हैं प्रौढ़ रूप, वो है वो सायावाद है। तो सायावाद में राष्ट्रीय चेतना तो है, लेकिन प्रकृति की तरफ और वो कहते हैं आत्मा अध्यात्मकता वो जो है वो अधिक दिखने को मिलता है पर वो सायावाद में अंदर। ठीक है। मतलब सौंदर्य बहुत ज़्यादा है, वो सौंदर्य नहीं रीतिकाल का नहीं, सौंदर्य मतलब आत्मा का सौंदर्य। जैसे आप
श्रद्धा देखोगे, मतलब ये उनको देखो, कामिनी देखोगे, ठीक है, ये तो ये वाली रचना है। फिर आता प्रकृतिवादी ने सबको नकार दिया, वो मार्क्सवादी से विचारधारी है, ठीक है। तो उन्होंने फिर सीधा कहा कि गरीब की बात करो, पिछड़ों की बात करो, आर्थिक रूप से पिछड़ों की बात करो, मजदूरों की बात करो, किसानों की बात करो। जैसे गोदान देख लो, गोदान प्रकृतिवादी को धारण करता है, ठीक है। कुकुरमुत्ता देख लो, वो कहता है कि हे क्लिस्ट तूने खून चूसा कितनों का, वो कहता है। और बना फिरा है कैपिटलिस्ट, वो कहता है यूँ, कुकुरमुत्ता कैसे गुलाब को कहता है। तो ये सीन हो गया कि मतलब एक मुकुर लिखते, जैसे रामविलास शर्मा जो है, ऐसे यशपाल हो गए, दिव्या देख लो आप अपने। तो ये क्या है, ये प्रकृतिवाद है, कड़ी मतलब कहते हैं ना, कड़ी शॉर्ट करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि अंग्रेजी राज, ये नवजागरण, वो कहते हैं नवजागरण से पहले अपने देश में जो चल रहा है उसमें तो समानता लाओ ना, समाजवाद की भावना पर। अब इससे भी ऊब चुके थे, तो फिर क्या हुआ, प्रयोगवाद आता है। प्रयोगवाद आता है, फिर क्या हुआ, प्रयोगवाद में ये कवि जो तार सप्तक है ना, इन्होंने कहा कि अरे भाई अब सिर्फ बहुत हो चुका, अब नया प्रयोग करो कुछ। जैसे कलगी बाजरे की, वो कहता है सांद के आगे कहता है कि सांद के उपमान तो कितनों ने दे दिए, ये उपमान हो गए मैले, अब ये तो बहुत पुराने हो गए, अब कुछ नया करो। ये तो नया उपमान कौन से, जैसे कलगी जो है, जो ऊपर का गुंठा होता है ना, तो कलगी बाजरे की, ऐसे उपमान देने लगे। ये सीक्वेंस चला है। तो फिर इसमें क्या है, नई कविता की दौर आता है। नई कविता के दौर क्या, तो देश आज़ाद हो चुका है। अब आज़ाद हो गया, जो आशा उम्मीद थी उनकी, वो सब समाप्त हो चुकी है देश में। वो मतलब जो लोग अभी औद्योगिकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, परिवार टूट रहा है। अब शहर में मतलब जैसे आप पढ़ोगे ना कहानी में, तो मेरी एक फेवरेट कहानी है खोई हुई दिशा है, कमलेश्वर की। तो खोई हुई दिशा कहानी में आप देखोगे तो जो उसमें घटनाएं कुछ नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति का वो है चरित्र है कि भाई वो राजी चौक पे खड़ा है दिल्ली के, और उसको कोई पहचानता नहीं है। पहचान का संकट अपने आप में, शहरों में आके आदमी कैसा हो गया है। तो वो व्यक्ति की खोज है, व्यक्ति के सत्य की खोज है, उसकी महत्ता। तो ये जो कविता का दौर धीरे धीरे आया था ना, वो व्यक्ति की खोज है। अंदर को पहचानो आप, अंदर व्यक्ति दुखी है, उस दुख को कैसे मिटाए, उस दुख का क्या कारण है, उसको ढूंढना है। अपने अंदर छुपी हुई दमित भावनाओं को बाहर निकालना। अब बहुत हो चुका, अब नहीं सहन करेंगे, वो वाला सीन है। तो आगे अपनी आज़ादी, निज पहचान, जिस व्यक्ति की पहचान होगी, उसके अपने सत्य की खोज को बड़ा मूल्य मानते हैं। किसी भी विचारधारा की गुलामी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि अब आज़ाद हो चुके लोकतंत्र मूल्य भी उनको भी कुछ नहीं लगता कि यार अब तो जैसा सोचा था वैसा तो कुछ है ही नहीं। यूँ जैसा आज भी कहाँ है, अपन को लगता है लोकतंत्र है, नहीं है। शेखर एक जीवनी, अब शेखर एक जीवनी कहते हैं कि इसमें काफ़ी मंतव्य बनता है, कैसी धारणाएं भी चलती है, अपन इस पर नहीं जाएंगे। वो कहा जाता है कि ये एक स्वतंत्र सैनिक थे, नाम भी मैं पता है लेकिन इस पर मैं नहीं लूँगा। उनकी पत्नी के बारे में, उनके रिश्तों के बारे में कुछ बताया गया है, तो ये थोड़ा इसमें हाईलाइट नहीं किया गया। शेखर समाज और व्यवस्था के विरुद्ध जाकर अपनी राह चुनते हैं, आत्मा की खोज करता। ये हो गया क्षणवाद में महत्व, जैसे ये बौद्धवाद है, क्षणवाद है, कहते ना हर चीज़ में क्षणिक है, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। तो क्षणवाद मतलब समय की क्षणता को भी पहचानते हैं, जड़ता, कि भाई हर समय चला जाएगा, ये वाली सीन है। जीवन की सार्थकता को पहचानना, तो व्यक्ति की खोज है कहीं ना कहीं। जीवन में हर क्षण को मूल्यवान मानते हैं ये। उनका मानना है कि जीवन की पूरी सार्थकता बड़े बड़े वर्षों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे सुंदर क्षणों में, चेतनों में साथ जीना चाहिए, ठीक है। हर पल को जीना चाहिए, ये वाला सीन है इनका। उदाहरण, हरी घास पर क्षण भर, ये क्षण भर उनकी लिखते ही है कि क्षण भंगुरता और अनुभवों को जीवन का शाश्वत सत्य माना है। आधुनिक जीवन का संतरास, यानी एक संतरास का मतलब है कि वही मैंने कहा ना, दुख, एकांकीपन, अकेलापन, वही होता है संतरास, अकेलापन, जीवन का अकेलापन। आधुनिक युग के व्यक्ति अकेला पड़ गया है, आगे इसे अकेलेपन, ऊब मानसिकता संतरास को अपनी रचनाओं में व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए शरणार्थी उपन्यास में अपने कहानी एक शरणार्थी, और उपन्यास है जो जिसका उनका अपने अजनबी। आधुनिक जीवन में अकेलेपन और मृत्यु के भय के चित्रण है। ये क्या दिखा रहा है, कुल मिलाकर ये दिखा रहा है कि आगे का जो दौर था प्रयोगवाद और फिर नई कविता की जो रचना होगा, वो दौर कहीं ना कहीं व्यक्ति की खोज थी। व्यक्ति जीवन में अकेला पड़ चुका था, अब सब चीज़ें हो चुकी थी, देश आज़ाद भी हो चुका था, या फिर होने वाला ही था, या हो चुका था। उनकी रचना जब तक चल रही थी देश आज़ादी हो चुका था, काफ़ी रचना तो उनके बाद हुई है, ठीक है। तो अब व्यक्ति है ना, अब शहरीकरण, अब जीवन में अकेला पड़ गया था। व्यक्ति को मतलब ये देख रहा था कि मैं कहाँ हूँ, समाज जाए तेल लेने, मैं खुद की खोज करता हूँ। पहले परिवार टूटने के कगार थे, धीरे धीरे टूट रहे थे परिवार। यूँ प्रेम और यौन चेतना और बौद्धिकता, अब यौन चेतना भी जैसे दमित भावना, ईगो और ईड और ईगो वाली जो भावना, आप जो सिगमंड फ्रॉइड के बात करते हैं, तो वो भी इनमें अभी कह रहे थे कि अब शहरीकरण जैसे जैसे हो रहा था, तो वो भावनाएं भी बाहर आ रही थी। पहले क्या होता था, समाज के दर से जो अंदर छिपी हुई रहती थी, अब वो बाहर आने लगी कि मेरा स्वतंत्र जीवन है, मुझे जीने का अधिकार है। यूँ आगे प्रेम को छिपाने की वस्तु नहीं मानते थे, अब वो बस खुलेआम कहते थे कि विल यू मैरी मी, सो कि इफ़ यू डोंट मैरी, ओके डोंट मैरी, बट विल यू बी विथ मी इन लिव इन रिलेशंस। तो ये वाली जो भावना है कहीं ना कहीं जो ये परपने लगी थी यूँ। और वो भी देखा, शारीरिक आकर्षण, यौन चेतना और बौद्धिक समझदारी का संतुलन दिखाया है इन्होंने। आगे ने थोड़े आगे, क्योंकि सूझे बूझे कवि थे, तो इन्होंने उपन्यास नदी के द्वीप में भुवन और गौरा का संबंध केवल भावनाओं पर आधारित नहीं, ये पात्र है इनके, बल्कि एक बौद्धिक और व्यक्तिक समझ पर भी टिका हुआ है, ठीक है।
तो ये समझो, प्रकृति से गहरा लगाव भी था इनका, प्रकृति से गहरा लगाव, लेकिन अलग धारणा, सायावाद वाला नहीं, अलग वाला। प्रकृति केवल सजावट के लिए नहीं, सायावाद में सजावट की तरफ कहीं ना कहीं देखा जाता है प्रकृति को, बल्कि मानवीय भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम भी है। ठीक है, तो जैसे कल की बाजरे की, प्रकृति नवीन उपमानों और पुराने घिसे पीटे उपमानों की जगह पे लिए गए। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है, तो आप अब ये समझ गए होंगे कि भाई हाँ, ये अज्ञे का दौर जो था, ये पूरा सीक्वेंस क्या था, इसमें क्या क्या मूल संवेदनाएं रही होगी। तो आप समझ रहे हो ना, ये नोट्स काफ़ी है और मेरे शॉर्ट नोट्स, आप इनमें पे से पॉइंट बनाओगे। अब पूछ लिया कि अज्ञे का जो दौर है, नई कविता की मूल संवेदना बताइए। नई कविता जो है वो क्या व्यक्ति की कविताएं थी? अब कुछ भी लिखा हो यार, अब अभी आपको पॉइंट तो यही देने क्यों। अभी उनके कुछ एक कहानी और एक उपन्यास भी लिखा है ताकि आपको और समझ में आए। जैसे एक है नदी के दीप। नदी के 3 पात्र है, भुवन, गोरा और रेखा। प्रेम संबंधों पर केंद्रित है, और भुवन जो है बुद्धिजीवी है, गोरा शांत और रेखा अधिक भावुक है। उपन्यास, ये तीनों ध्यान रखना है, रेखा अधिक भावुक है, गोरा मतलब पात्र कौन क्या करते हैं वो ध्यान नहीं, इनका संबंध क्या, प्रेम संबंधों पर केंद्रित है। उपन्यास में तीनों जटिल संबंधों और जीवन में अपनी अपनी जगह तलाशने की कहानी है, जगह तलाशने की कहानी है। तभी तो कहता हम नदी के दीप है, लेकिन हम बहते नहीं हैं, बहना रेत होना है। यानी ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति है, वो समाज में रह रहा है, वो समाज से दूर नहीं जाना चाहता। कहते हैं कि उसको समाज से दूर नहीं करना, समाज से अगर दूर तो कर दिया तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो तो अस्तित्वहीन हो जाएगा। समाज में तो रहना जरूरी है, लेकिन ये कहते हैं कि भाई समाज में तो रह लेगा, लेकिन समाज जो है एक व्यक्ति पे इतना तो दबाव ना डाले ना, कम से कम उसके आंतरिक जीवन, उसकी प्राइवेसी और उसकी प्राइवेट लाइफ को तो सुख शांति से जीने देना। उसका भी तो कुछ अधिकार है, उसकी तो निजी लाइफ है, कुछ ना कुछ उसका तो निजी जीवन है ना। तो वो बात करें कि समाज बहना, हम बहते नहीं हैं, मतलब हम समाज को छोड़ के नहीं जा रहे यूँ, क्योंकि बहना तो रेत होना है यूँ। लेकिन हम नदी के दीप है, नदी के दीप, नदी जो है वो समाज है और दीप जो है वो प्रतीक है। ये क्या प्रतीकात्मकता है? दीप जो है वो व्यक्ति है। उनकी मूल संवेदना व्यक्ति की निजता और समाज के साथ उनके संबंधों को लेकर है। व्यक्ति दीप है और अपनी पहचान बनाने समाज नदी का प्रवाह शामिल है। आधुनिकता और बौद्धिक संबंध को भी स्थापित किया है। अब आप समझ में आ गए होंगे कि क्या चीज़ है। कहानी एक कोठरी की बात जो है 1945 में लिखी थी। इनमें जो नायक जो है वो अजय है, एक कमरे में एक अज्ञात युवती की उपस्थिति को महसूस करता है। वह युवती वास्तविक या केवल अजय की कल्पना, ये अंत तक स्पष्ट नहीं होता। ये जो कहानी है उसमें एक वो ये भी क्या है मैं आपको बताऊंगा। देखो, अजय का मन कोठरी और कैद युवती को लेकर बेचैन है। कहानी में व्यक्ति के मन में दबी हुई यौवन कुंठा और जिज्ञासा और मनोविज्ञान का यथार्थ व्यक्त हुआ है नायक के मन में। तो ये चीज़ क्या बता रहा है? ये बता रहा है ना कि अब जो दौर था, प्रगतिवाद समाप्त हो चुका था, तो अभी जो है वो अभी अंदर है, एक कमरे में बैठा है, कोठरी में बैठा है, यानी उसका मन जो है वो कोठरी है। वो कह रहा है कि मेरे मन में उसकी इच्छा है कि भाई मेरे साथ ये लड़की हो या फिर मेरे साथ ये लड़की, ये एक अंदर की भावनाएं है। ये वो खुल के आने नहीं, आ तो रही है, अभी शुरू हो गई आना, लेकिन चेतन मन में नहीं आ रही है, फिर भी अवचेतन तक आ रही है, वापस जा रही है। ये सीन चल रहा है। फिर जब भी नई कविता आ रही है और अकविता जब मोह भंग हो जाता है, तब ये खुलकर बाहर आ जाती है। तो समझ रहे हो ना, ये व्यक्ति की कविता व्यक्ति के जीवन पर आधारित है, यानी व्यक्ति की वो कहते हैं स्वतंत्रता पर। व्यक्ति स्वतंत्र तो होना चाहता है लेकिन हो नहीं पा रहा है, ये वाला। तो ये जो अज्ञे जो है वो व्यक्ति को उसी दौर से, प्रयोगवाद से लेकर नई कविता तक व्यक्ति को स्वतंत्र कर देते, ठीक है, लेकिन बौद्धिक तक से। अब हमारी जो है क खंड की जो है वो इसकी व्याख्यावाड़ी पाठ, मतलब जो उसमें देखे पदवाड़ा असाध्य वीणा जो हमारी कविता है, बड़ी कविता है, वो इनकी अज्ञे की, तो उस पर हमारे की हमारे सिलेबस में है। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये कविता तुकांत कविता नहीं है, ये आध्यात्मिक टाइप की कविता है, व्यक्तिक टाइप की कविता है, सामाजिक कविता है। इसको आप समझ लेंगे। तो इसका सारांश पहले देख लेते हैं। तो देखो, ये जो कविता है ना, ये एक जैसे जापान की कथा है, जैसे वो ओकारकुरा की एक पुस्तक थी, जापान की एक थे, उनकी पुस्तक का नाम था द बुक ऑफ द टी करके, ऐसा ही नाम था कोई, द बुक ऑफ द टी, जिसमें कहानी थी टाइमिंग ऑफ हार्प। टाइमिंग ऑफ हार्प का जैसे कहते हैं कि कॉपी है उसका ही, वो जो है जैन सिद्धांत से थी। जैन सिद्धांत एक बौद्ध धर्म का सिद्धांत है, वो जैनिज्म वाला नहीं, जैन, वो ये हमारा जैन है, वो जैन है। जैन जो था उससे रिलेटेड कहानी है, जिसमें ये होता है कि एक जादूगर जो होता है वो किरी का जो वृक्ष होता है उससे एक वीणा बनाता है। फिर सीन के जो राजा होते हैं उनके देखा जाता है। फिर पीवो नामक एक साधक आता है, ये पूरी स्टोरी है। तो कहते हैं उसका जो है वो कॉपी है। अब देखो, किरीट ध्रुव नामक एक अद्भुत पेड़ की लकड़ी से बनी एक असाध्य वीणा है। हमारे यहाँ असाध्य वीणा में क्या है, कोई भी कलावंत जो है, कलावंत यानी जो वीणा बजाने वाला या कलाकार कह सकते हो, कलावंत अभी जो है वो अंत तक उस तपस्वी साधक प्रियवंत को केश कंबली आता है, मतलब कोई बजा नहीं पाया था। फिर एक केश कंबली नाम से प्रियवंत आता है, वो मतलब केश कंबली है ना, महान गायक। वो वीणा हाथ में लेने से पहले उससे उस पेड़ को मनन करता है। वह अहंकार त्याग कर मौन होकर वीणा के साथ एकाकार हो जाता है। जब वीणा को छूता है तो उसमें एक अद्भुत नाद स्वर निकलता है। यानी ये कि भाई वो वीणा बजाने आता है, फिर वीणा को लेने से पहले उस पेड़ का, मतलब उसको
पूजा कैसे करते हैं अपन, उसमें आध्यात्मिक तौर पे पूजा करता है, उसको नमन करता है, फिर वो वीणा बजने लग जाती है। वो एक उस लेवल की कहानी है। नाद सुनने वाला हर व्यक्ति जो होता है अपनी निज भाव के अनुसार, ये देखो वापस नीचता के सुनाई देता है, किसी को माँ की पुकार, किसी को वर्षा की ध्वनि, किसी को वीर गाय, अलग अलग सबको सुनाई देती है। यानी वो कहते हैं कि अलग अलग, तो यही तो इसकी मेन बात थी। यूँ ठीक है। दूसरा अभी महत्वपूर्ण इसमें और क्या चीज़ें हमें असाध्य वीणा के अंदर, तो इसमें जैसे असाध्य वीणा की ख्याति हो गई, इसमें से अब ये असाध्य वीणा ही की ख्याति हो गई, मेरा अब नहीं है। कृष्ण सब वज्रकृति का वह व्यर्थ नहीं था, राजा का विश्वास और वीणा की महत्ता को बताते हैं। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं डूब गया था स्वयं शून्य में। अब मैं पूरी बताऊंगा, पहले मैं पढ़ लेता हूँ इसमें स्टोरी क्या है। प्रिय वंदना का कथा है, अहंकार त्याग सर्जन की पहली शर्त है, अहंकार त्यागना। ये तो सर्जन की क्या क्या शर्त है वो भी मैं बता दूंगा कि भाई सर्जनशीलता के लिए व्यक्ति को क्या क्या जरूरत है। लेकिन ये देखो, वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इस पर सच्चा स्वर बोलेगी, पर तभी इससे जब सच्चा स्वर गोद में लेगा। स्वर सिद्ध जो होता है ना, वो सच्ची कला के लिए अहंकार जो है वो अहंकार पहली सर्जन करने, सर्जन मतलब कोई भी काम करने या फिर आपकी जो बनाने के लिए, या फिर कोई भी चीज़ को आप पिरोने के लिए, कोई भी चीज़ को नया करने के लिए आप मेहनत जो है वो एकदम कहते हैं डेडिकेशन से होना। जैसे आप यूपीएससी करो तो डेडिकेशन से करो। वो कहते हैं सब एक साथ सद गए, सबका अनहद नाद, और सब कहते हैं अलग अलग तीरे, यानी जो वो कहते हैं ना कि सबकी अलग अलग सुनाई दी। सब एक साथ तो डूब गए थे वीणा में, लेकिन उनका अलग अलग सबका जो लक्ष्य था वो अलग अलग था, तो सबको अलग अलग चीज़ें सुनाई दी और सब अलग अलग पार उतरे। फिर वो कहते हैं वीणा भी हो गई मौन। अब इसमें देखो, ये वीणा बात क्या करना चाहता है, ये कहना चाहता है कि भाई व्यक्ति की खोज है। ये व्यक्ति जो है ना, सर्जन क्या है, ये मैन सर्जन पे बात करता है कि व्यक्ति जब सर्जन करने जाता है, व्यक्ति कुछ अपने जीवन में लक्ष्य अर्जित करना चाहता है या जीवन में कुछ काम करना चाहता है, उसको डेडिकेशन देना चाहिए। अहंकार नहीं करना चाहिए कि भाई मैं तो ये काम कर लूँगा, या फिर अपने ज्ञान का मद नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को अपने आप को पूरी तरह 100% जो है अपने आप को उस कार्य के प्रति समर्पित करना चाहिए, एक साधक के रूप में। और जो कार्य है आपका जो काम है उसको आप साध्य मानो, ठीक है, और आप उसके साधक हो, समझ रहे हो, आपका साधक हो उसके। तो उस साधक की भांति पूरा जो अहंकार है वो सब छोड़ के आप उसमें डूब जाओ, तब अपने आप जो है वो आप कहते हैं आप उसको आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। ये बात है, ठीक है। तो ये होगी। अब उसकी मूल संवेदना में क्या है, मूल संवेदना में जैसे अहंकार त्याग वही होगी, शर्त पहली है, ठीक है। ये सर्जनशीलता की पहले संवेदना, उसकी कला या साधना तभी संभव है जब साधक अपने में ईगो पूरी तरह से त्याग दे। प्रियवंत कहता है कि मैं डूब गया था स्वयं शून्य में। वो कहता है ना कि मैं डूब गया था स्वयं शून्य में, वो कहता है मेरा इसमें कुछ नहीं है। वो कहता है वीणा जो है वो मेरा उसमें कुछ नहीं है, मैं तो खुद स्वयं शून्य से डूब गया था। वो कहता है मुझे स्मरण है पर मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ, सुनता हूँ मैं पर मैं मुझसे परे, यानी मैं खुद ही मुझको भूल गया हूँ, मैं क्या हूँ करके मुझे खुद ही नहीं पता है। ये वाली सीन है, मैं तो खुद डूब गया था स्वयं शून्य में, मैं तो खुद इसमें डूब गया था। वीणा तो अपने आप पे चाहिए, वो वाला अहंकार नहीं है, मतलब अहंकार से रहित भाव, यो ठीक है। दूसरा जैसे वो जबकि कलावंत दर्प के कारण ही असफल हुए थे, दूसरे जो है वो उनके अंदर घमंड था कि मैं तो वीणा अभी बजा दूंगा। समग्रता और एकाग्रता, टोटल इंटीग्रेशन जो है वो कलाकार को केवल अपनी कला में ही नहीं बल्कि उस कला के स्रोत यानी किरीट त्रु और निर्मित वज्रकृति और पूरे प्रकृति से एकाग्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप उसके महत्व को जानो, आप ऐसा नहीं कि आपके हाथ में चीज़ दी है तो, लेकिन उसको बनाने वाले उसके मूल जो आधार है उसमें भी आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे आप यूपीएससी कर रहे हो तो सिर्फ ये नहीं कि आपके सामने बुक्स रखी है और बुक्स को पढ़े जा रहे हो कि बुक्स के तरह नहीं, मुझे तो बुक्स ही कंप्लीट करनी है। अरे भाई, आपको सिलेबस भी पता होना चाहिए, आपको यूपीएससी आपको आईएएस के वैल्यू भी पता होना चाहिए, आईएएस के क्या वैल्यूज़ होते हैं, मैं क्यों आईएएस बनना चाह रहा हूँ ये भी तो पता होना चाहिए ना। प्रियवंत वीणा बजाने से पहले किरीट त्रु के जन्म से लेकर कटने तक का पूरा इतिहास भीतर ही भीतर महसूस करते, वो अपने आंखें बंद करके, यही है समर्पित का भाव। सत्य की बहुआयामता यानी मल्टीपल रियलिटीज़। संवेदना जो है वीणा से निकलकर नाद यानी सत्य एक ही था, लेकिन हर स्रोत जो है वो अपनी आंतरिक अनुभूति के अनुसार ग्रहण करता है। समझ रहे हो, आंतरिक अनुभूति करता वीणा जो है वो कहता है कि सब डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी तिरे। यानी कहने का मतलब है कि वीणा जब बजने लगी तो अपने सब एक उसमें मग्न हो गए, अपने आप मन उसको ध्यान ही नहीं रहा, सब अपने आप में मग्न हो गए। लेकिन जब ध्वनियाँ सुनाई दे रही थी ना, वो मतलब इतनी आध्यात्मिक ध्वनियाँ थी कि सबको अपना अपना लक्ष्य दिखाई देने लगा। किसी को लगा रहा कि नहीं मेरा शिशु रो रहा है, मुझे याद कर रहा है, कोई लगा कि मम्मी जो है वो लोरी सुना रही है, कोई बच्चे को भी सुनाई दिया है,
राजा को अपने लक्ष्य सुनाई दिए कि प्रजा के प्रति क्या लक्ष्य, रानी को अपने लक्ष्य सुनाई दिए, सबको अलग अलग, प्रजा को अलग अलग लक्ष्य सुनाई दिया, हर व्यक्ति को अलग अलग। यानी जब वीणा जो बज के पूरी हुई तब लगा कि जीवन को सब अलग अलग रास्तों पे निकल गए, यानी मेरा लक्ष्य प्राप्त हो गया, मेरा ये रास्ता है, मेरा ये रास्ता है। ये वीणा का नाद किसी वीरगता को लगा तो किसी को झरने की ध्वनि लगा। ठीक है, मौन की महत्ता को भी तो बताया इसमें, ये ध्यान रखना। इसमें आप ऐसे पॉइंट यूज कराओगे, इसमें क्या है, इसमें एक मौन की महत्ता को भी बढ़ाया, ये मौन की महत्व क्या है वो भी बताया गया यूँ। तो हर पॉइंट जो इसमें बड़ा वो इंपॉर्टेंट है। मतलब अज्ञे के अनुसार सबसे बड़ी अभिव्यक्ति शब्दों या ध्वनि से नहीं बल्कि मौन में छिपी होती है, ये अज्ञे मानते हैं। तो वो संकेतों में तो कहते हैं वीणा को नाद में अंतिम पंक्तियाँ जो प्रिय पाठक यो मेरी वीणा नहीं है, प्रिय पाठक ये मेरी वीणा नहीं है, सृजनशीलता में परंपरा का योग है। ठीक है, तो परंपरा को भी लेके चल रहा है हर चीज़ को। कोई अपनी महान कलाकृति केवल एक व्यक्ति ही नहीं होती, पर पूरी परंपरा जो होती है, जैसे उसमें पूरी परंपरा का कहीं ना कहीं योगदान होता है, हर किसी का योगदान होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जैसे आईएएस बन रहे हो तो आपका योगदान नहीं, आपके माता पिता का भी योगदान है, आपके भाई बंधुओं का भी योगदान है, आपके परिवार से लेकर रिश्तेदारों का भी कहीं ना कोई ताना मारने में भी योगदान है, ताकि आपको मोटिवेशन मिल रहा हो। ठीक है, किसी का आपको से कोई फ्रेंड है आपका जो आपकी मुश्किल घड़ी में सहयोग दिया तो आप पढ़ने में आपको सहजता हो, हर किसी का योगदान रहता है। असाध्य वीणा में सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी वही है मैंने जो पढ़े ना, आत्मशोधन करना, महाशून्य में विलय, सृजनात्मक प्रक्रिया की तैयारी, वीणा किरीट तरु का इतिहास जानना, फिर ध्यान मौन में डूब जाना, फिर विलय, अहंकार त्याग कर वीणा से एकाग्र होना, यही सृजन जो है। फिर सृजन निकलता है, नाद निकलता है। प्रियबंध जो है पलक मूंद कर प्राण खींचकर प्रणाम करना, ये सब क्या वैज्ञानिक कलावंत की एक साधक के रूप में सृजन करना, ये चीज़ें बताता है। अब शादी वीणा दर्शनों का प्रभाव कौन सा है, तो देखो एक तो क्षणवाद का भी प्रभाव है, महाशून्य का प्रभाव है, वो महाशून्यवाद का भी प्रभाव है। ठीक है, एक क्षणिकवाद का भी प्रभाव है, हर चीज़ बुद्धिज्म का प्रभाव हो गया। ठीक है, रहस्यवाद का भी प्रभाव है, रहस्यवाद का तो है ही है, जो कहते हैं अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू जिसमें सोता रहा अखंड ब्रह्म कौन मौन, ये तो क्या है, रहस्यवाद है, अद्वैतवाद है। रहस्यवाद यानी अहम को त्याग रहा है ना वो खुद है। ये कहते हैं अद्वैतवाद आत्मा परमात्मा में विलय होने की बात तो करता है कि अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू की बात, अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू जिसमें सोता है अखंड ब्रह्म मौन, ये क्या अस्तित्व, ये अद्वैतवाद या रहस्यवाद है। तो ये रहस्यवाद भारतीय दर्शन, पश्चिम दर्शन जैसे मोस्टली उनमें जो प्रभाव है वो टीएस इलियट का प्रभाव होता है। ये जैन मत बुद्धिज्म का तो प्रयोग है हिस्टोरी का, लेकिन एक जो प्रभाव है वो है टीएस इलियट का, मैं इसमें लिखा नहीं, मेरे शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा। टीएस इलियट का जो प्रभाव है वो टीएस इलियट कहते हैं कि जो सृजनशीलता जो होता है, मतलब अच्छी कविता तब बनती है जो वो भावनाएं होती है उसमें। ठीक है, तो अच्छी कविता है भावनाओं से और रहकर वो रचनाशील होती है, जैसे उसमें भावनाएं हो। और दोनों जो भोगने वाला मन जो होता है और रचने वाला मन में अंतराल होना चाहिए। मतलब आप लिख रहे हो तो उसमें थोड़ा गैप होना चाहिए, आप खुद ही उसमें ऐसे रह गए तो फिर आप सर्जन नहीं कर पाओगे। तो आप भावना तो होनी चाहिए, लेकिन आप भावनाओं को भी जगाओ। ये सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है बस भोगने वाले मन ही बन रहे हो, तो आप पाठक की तरह मत बनो, आप सृजनशीलता की तरह बनो। तो ये टीएस इलियट कहते हैं, तो इनका भी प्रभाव है। तभी तो कहते हैं ना, वो जो है वीणा को बजाने वाला है एक, वो साधक है, वीणा जो है साध्य है। ये अलग अलग भाव हो गए ना, पश्चिमी हो गए। फिर अस्तित्ववाद का भी प्रभाव है। ठीक है, तो उसमें जैसे व्यक्ति की निजता, अकेलापन, अस्तित्व की खोज। प्रियबंध राजा को दरबार से अलग केशव गंडी साधक के रूप में अपनी व्यक्ति राह सुना। अब इनका काव्य शिल्प देख लेते हैं। असाध्य वीणा का काव्य शिल्प क्या, काव्य शिल्प एक लंबी कथात्मक कविता है जो मुक्त छंद यानी प्री वर्सेस होता है, मुक्त छंद में लिखी गई है। ये कौन से छंद में लिखी गई है, मुक्त छंद में। इसमें कोई निश्चित तुकबंदी नहीं है। ठीक है, फिर भी एक आंतरिक लय जो लगती है, अपन जो थोड़ा पढ़ते हैं ना तो लय लगती है। भाषा है संस्कृत निष्ठ है। अब संस्कृत निष्ठ तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जब ये कथात्मक है थोड़ा उस टाइप से लेंगे आध्यात्मिक लेवल का तो होगी। ठीक है, उसमें नहीं है। दूसरा है जैसे कृषत, तप, हनन, नाद, निष्कम्प और विनीति, ये शब्द है संस्कृत में जो बाद में युद्ध हुए असाध्य वीणा में। तद्भव देशज शब्दों का प्रयोग हुआ प्रकृति में बिंबों को सजीव और सहज बनाने के लिए। दादुर और मोखा की पटपट, ये से देशज और तद्भव शब्द है। वाक्यों में लयात्मकता, लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग करना निरंतर को दर्शाता है। बदली कौंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, घनी रात में मुँह का चुपचाप टपकना, ये क्या असाध्य वीणा की पंक्तियाँ है, आपको दर्शाती है कि हाँ काव्यों की लयात्मक कैसी है। बिंब जो है दर्शी बिंब, देखो आंखों में उपस्थित होने वाले जैसे चित्र दर्शी, मैंने बिंब का बता दिया, बार बार बताता हूँ और वीडियो में, जिसमें फिल्म बनती हो, चित्र बनती हो, पाठक जब पढ़ रहा हो तो उसके नज़र में लगता होगा अच्छा ऐसा हुआ होगा, एक चित्र बन रहे हो दिमाग के अंदर, इमेज बन रहे हो। जैसे पंख युक्त सहायक सी हंस बालका, तीर के समान उड़ती है एक बली पंक्ति। सर्वबिंब जैसे कानों में सुनने वाली ध्वनियाँ, जैसे कुंजों का क्रैकरार का काद लंबी टिट्टी भी, ये क्या है, जैसे कुंज होते हैं जो पक्षी होते हैं उनका जो कैंक्रकार जो होता है वो सौ करना में आवाज़ बना। स्पर्श बिंब ऐसा होता है जैसे स्पर्श सुआ न सुए तार,
है, बिना छुए स्पर्श का भाव होना तारो। अलंकार मान्यकरण है, ठीक है, निर्जीव वस्तुओं का भी सजीव बना देता है। हिम शिखर रहस्य कहा करते थे अपने, पहाड़ों का पहाड़ों की बातें करना, मतलब कि हिम शिखर मतलब पहाड़ खुद बात करते, हिम शिखर रहस्य कहा करते थे अपने। उपमा जो है, उपमा है करी चुंडों की डाले, हाथी की सूंड जैसी शाखाई उपमा, करी चुंडों की डाले, ठीक है। वस्तुओं पर उपयोग करना, वीणा और ब्रह्मांड और जीवन का प्रतीक। प्रतीक तो वीणा जो है प्रतीकात्मकता है, वीणा जो है जीवन के सत्य जटिलता कला साधना का प्रतीक। किरीट तरु जो है परंपरा विराट सत्ता और शाश्वत का प्रतीक है। किरीट तरु किसका प्रतीक है? एक लंबी, क्योंकि आप किरीट तरु से वीणा बनाए तो वीणा जो एक व्यक्ति है वो उसका समाज कौन जुड़ा हुआ है पीछे, एक पूरा परंपरा जुड़ी हुई, वो किरीट तरु जो है वो पूरी उसकी परंपरा है, शाश्वत है। केश कंबली आधुनिक साधक है, साधन है, अहंकार मुक्त कलाकार है, अपनी खोज का व्यक्ति है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको थोड़ी और चीज़ें जैसे मेरे नोट्स में भी मिल जाएगी तो मैं वो भी, जैसे इसमें पूरा जैसे सर्जनशीलता की बात की कि भाई एक व्यक्ति को सर्जन करने के लिए क्या करना चाहिए। दर्शनों के प्रभाव को आपको ध्यान रखना है कि दर्शनों के कौन कौन से प्रभाव से, मोस्टली टी.एस. इलियट का ध्यान रखिए। बाकी उसमें जैसे रहस्यवाद है उसको थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरी उसकी शिल्प की भावना तैयार रखनी है, ठीक है, कि भाई ये चीज़ें और एग्जाम्पल है मैंने पढ़ा, ये इनफ है और मेरे नोट्स में इनफ मिल जाएंगे और कई जानेंगे। अज्ञ ने असाध्य वीणा कविता में अनेक मिथकों के माध्यम से अभिष्ट व सार्थक बिंबों का सर्जन किया। ये रहा शिल्प वाली बात, मैंने लिखा शिल्प वाली बात, काव्य कला। तो आप देखो कि शिल्प में इन्होंने कैसे कैसे ध्वनियाँ हो रही है, प्रतीकात्मकता कैसे कैसे, ठीक है, एक क्या क्या खोज है, जैसे व्यक्ति की खोज है, किरीट जो है वो परंपरा का प्रतीक है, ठीक है, अलंकारों का कैसा यूज हुआ है, ये पूरी देखो आप, ठीक है। हर भावना क्या है, संवेदना क्या है, संवेदना के अंदर क्या उसकी कलात्मकता है वो भी इसमें ऐड कर दो, समझ रहे हो। संवेदना के अंदर क्या क्या कलात्मकता है, भाषा शैली कैसी है, बिंब कैसा है, प्रतीकात्मकता कैसी है, तो ये इसमें लिखना, बड़ा प्रश्न कितना ही हो, ठीक है। फिर अज्ञे की कविता व्यक्तित्व की खोज की कविता है या व्यक्तित्व के विलय की, ये बात करता हूँ। ये व्यक्तित्व की खोज की कविता है, व्यक्तित्व असाध्य वीणा के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ये व्यक्ति आपको दोनों दर्शाना है कि व्यक्तित्व के खोज की भी है और व्यक्तित्व के विलय की है। व्यक्तित्व का खोज कब होगी आपको कैसा ऐसे दिखाना कैसे है कि व्यक्तित्व की खोज कैसे होगी। व्यक्तित्व की खोज तब होगी, व्यक्तित्व की जो खोज है वो कब होगी, वो जब होगी जब व्यक्ति जो है अपने आप में पूर्ण तरह से 100% दे देगा। आप जो कोई कार्य कर रहे हो, ठीक है, आप कोई कार्य कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप पूरा 100% दोगे अपना। जब 100% दोगे यानी विलय कर देना उसमें, ठीक है, पूरी तरह विलय कर दोगे ना अपना, तो फिर आपको ये व्यक्तित्व की खोज हो जाएगी, फिर आप सफल हो जाओगे। यही एक टाइप का व्यक्तित्व की खोज। अज्ञे द्वारा रचित असाध्य वीणा की मूल संवेदना, मूल संवेदना तो हमने पढ़ ली है कि मूल संवेदना क्या है। इसमें ये व्यक्तित्व की खोज है, ठीक है, व्यक्तित्व की सृजनशीलता जो है उसकी मूल संवेदना के सृजनशीलता के लिए क्या क्या जरूरी है, ये मूल संवेदना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। पूरा मैंने असाध्य वीणा जो है रिविजन करा दिया, अज्ञे के बारे में भी रिविजन करा दिया, उनकी धाराओं के बारे में भी पढ़ाया है। मुझे लगता है कि ये इनफ है, इसके क्लास नोट से इनफ है और ये मेरे शॉर्ट नोट्स इनफ है और कहीं नहीं जाना। आप बस इसको सपोर्ट करो, शेयर करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले था। मैं आपको अच्छी चीज़ दे रहा हूँ तो फिर मुझे आगे भी लेके आने को मिले, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों को मैं कुछ शॉर्ट में अच्छी चीज़ दूँ ताकि उनको लास्ट मोमेंट में फ़ायदा हो हर चीज़ का, या फिर उनको रिवीजन में फ़ायदा हो, या फिर एक बेस्ट पाथ मिले हो, ठीक है। तो